डियर स्टूडेंट, हमारे जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग विधियों के माध्यम से समंकों का संग्रह करते हैं। समंक यानी कि आंकड़े, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद जैसा है वैसा ही नहीं पढ़ सकते। उस डेटा में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ असावधानियां बरती गई होंगी, उन सबको सही करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं समंकों का संपादन करना। अब हमारे पास संपादित डेटा अवेलेबल है। क्या हम तब भी डेटा को पढ़ पाएंगे संपादित करने के बाद ही? क्या डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं? नहीं। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, चाहे संपादित हो या ना हो, उसको बोलते हैं रॉ डेटा, यानी कि कच्चा समंक, यानी कच्चा आंकड़े, जिसको हम एज इट इज़ जैसा अवेलेबल है वैसा ही नहीं पढ़ सकते। उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है। बदलाव का मतलब होता है कि जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं, असंख्य होते हैं, जिनको हम जैसे नॉर्मली पढ़ना चाहेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी स्टडी करनी है और किसकी नहीं करनी है। तो हमें क्या करना होता है, उन आंकड़ों को ग्रुप में बांटना होता है। ग्रुप में बांटना यानी कि वर्गीकरण करना होता है, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना होता है। उनके गुणों के आधार पर, उनके कैरेक्टर के आधार पर, उन स्थान के आधार पर, समय के आधार पर, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से उनको एक सजातीय क्रम में, एक सजातीय समूह में बांटना पड़ता है, ताकि हम इजीली आंकड़ों को पढ़ सके। तो ये किस प्रकार से होता है, वर्गीकरण का आधार क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए, इनके बारे में हमें परख होनी चाहिए। तो आज की इस क्लास में आपको यही बताऊंगा कि सांख्यिकी के अंतर्गत जब समंकों का संग्रह किया जाता है तो उनको संग्रह करने के बाद किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, आखिर उसका आधार क्या है, वर्गीकरण करने का क्यों किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये देखिएगा कि बीए अर्थशास्त्र का बीए सेमेस्टर 1 पार्ट 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले समझो कि समंकों का वर्गीकरण होता क्या है। समंकों का वर्गीकरण का मतलब होता है समंकों के एक निश्चित गुण के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को समंक यानी कि समंकों का वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा डेटा दे रखा है ABCD ABN DCA TKAB, ये हमारे पास बहुत सारे समंक है। कैसे पढ़ेंगे? अब हम क्या करेंगे, सारे A को एक क्रम में लिखेंगे, सारे B को एक क्रम में लिखेंगे, सारे C को एक क्रम लिखेंगे, D को एक क्रम लिखेंगे। मतलब एक जैसे मिलते जुलते को हम अलग समूह में बांटेंगे। ऐसे में आराम से देख के हो सकते हैं कि A इतने हैं, B इतने हैं, C इतने हैं, D इतने हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि जो अवेलेबल आंकड़े होते हैं उनके विशिष्टताओं के आधार पर ग्रुप में बांटना, अलग अलग समूहों में बांटना, उसी समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। प्रोफेसर कॉर्नर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता, सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गुणों, विशिष्टताओं के आधार पर आंकड़ों को समूहों में या फिर ग्रुप में बांटा जाता है। इससे व्यक्तिगत इकाइयों में विविधता पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त की जाती है। कि हमें देखना है कि जो आंकड़े हैं उनमें किन किन में एक जैसे सजातीयता गुण पाया जाता है। फिर बाद में इसी चीज़ को प्रोफेसर FC मिल ने भी एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में कि सांख्यिकी का प्रथम कार्य समंकों को इस स्वरूप में संगठित करना है जिससे विचारगत उद्देश्य के महत्व को प्रतिष्ठित किया जा सके। उसी प्रकार के समंक समूहों में तुलना किया कर सके। मतलब समंकों को इस प्रकार से कहें कि एक जैसे मिलते जुलते समंकों को आपस में हम तुलना कर सके, उसको पढ़ सके, समझ सके। इस पूरी प्रक्रिया में समंकों को एक सही क्रम में रखना होता है, बांटना होता है, तो उसे वर्गीकरण का नाम दिया जाता है। तो वर्गीकरण के मुख्य लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है वर्गीकरण की? सबसे पहली बात है कि वर्गीकरण जो भी आंकड़े संकलित किए जाता है उनको अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया है। नंबर 1, यहाँ पर समूहों में बांटा जाता है। समूहों की वर्गीकरण किया जाता है, वर्गों में बांटा जाता है अलग अलग। वर्गीकरण में विभिन्न वर्गों का विभाजन संबंधों में पाई जाने वाली समानता और सजातियाँ होती हैं। मतलब जो ग्रुप बनाए जाते हैं उस ग्रुप में रखने वाले जो समंक होते हैं उन सभी समंकों में एक जैसी एक रूपता पाई जाती है।
गुणों के आधार पर। जैसे कि स्कूल में बच्चे हैं, असेंबली में लाइन लगानी है तो कैसे लगाएंगे, या तो क्लास के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है, कि इस क्लास में क्लास 6 के बच्चे लग जाओ, यहाँ पर 7th के बच्चे लग जाओ, यहाँ पर 12th के बच्चे लग जाओ, मतलब यहाँ पर एक ग्रुप बांट दिया ताकि आराम से पता चल जाए कौन से बच्चे कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक विशेष क्रम, विशेष आधार पर जब हम चीज़ों को बांटते हैं वही वर्गीकरण होता है। समूह को उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, विविधता में एकता उत्पन्न हो जाए। नॉर्मली क्योंकि हर वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उन समूहों में कुछ ना कुछ एकता पाई जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है, आखिर वर्गीकरण किया ही क्यों जाता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पर वर्गीकरण के पीछे ही प्रमुख रीज़न है कि तथ्यों को सरलीकृत किया जाता है। हमारे पास इतने सारा डेटा होता है, आंकड़े होते हैं कि सभी को एक साथ पढ़ पाना मुश्किल है। हम तुलना नहीं कर पाएंगे, हम अपना विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो आंकड़ों को अगर वर्गीकृत करके पढ़ा जाए तो पढ़ना आसान भी होता है और तुलना करना भी आसान होता है, कि तथ्यों को तुलनात्मक बनाता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप बन के तैयार होते हैं। तो सभी ग्रुपों के बीच में एक समानता और अंतर के हिसाब से उसमें तुलना किया जा सकता है। आंकड़ों की उपयोगिता बढ़ती है। हम आसानी से आंकड़ों को अपनी उपयोगिता, अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक होती है कि उपयोगिता होनी चाहिए। अनावश्यक आंकड़ों को हम अपनी उपयोगिता में, अपने उद्देश्यों के लिए नहीं प्रयोग कर सकते। वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत होता है, क्योंकि यहाँ पर सांख्यिकी विश्लेषण करना आसान हो जाता है। और वैज्ञानिक विश्लेषण का मतलब होता है कि यहाँ पर एक निश्चित नियम के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, वैधानिकता के अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया जाता है। तो ये आसानी से वैज्ञानिक आधार होता है और आंकड़े दिखने में भी अच्छे होते हैं। जैसे क्लास में मैंने वही से असेंबली में है, बच्चे खड़े हो जाओ लाइन में, तो कोई आगे, कोई छोटे बच्चे पीछे, बड़े बच्चे आगे, पता नहीं चल रहा कौन कहाँ, बिल्कुल भद्दा सा लगता है। लेकिन एक सही क्रम से लगेंगे, LKG NC, छोटे से बड़े बच्चे, दिखने में बड़ा आनंद में होता है और बड़ा आकर्षक होता है। तो आप बहुत सारे आंकड़ों में एक आकर्षकता लाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। एक आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व है। वर्गीकरण अगर करें तो जिससे वर्गीकरण बहुत अच्छा हो, आकर्षक हो, स्पष्ट हो, इसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले वर्गीकरण में व्यापकता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है हमें सभी आंकड़ों को समाहित करना है और उनको उसी हिसाब से ग्रुप में बांटना होता है। और ग्रुप में बांटने की जो प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए किन गुणों के आधार पर समूह बनाया जा रहा है। वर्गों की पारस्परिक पृथकता होनी चाहिए और जो समूह होता है उन समूहों में कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि समूह भी एक जैसे बना दिया, ऐसा नहीं होता है। हर समूह एक दूसरे से अलग होता ना चाहिए, स्थिरता पाई होनी चाहिए और समय के आधार पर उपयुक्त उद्देश्यों के अनुसार उसमें लोचशीलता होनी चाहिए ताकि परिवर्तित हम कर सकें। अनुकूलता होनी चाहिए जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करे और सभी आंकड़े सजातीय होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए। ये प्रमुख जो है तत्व है जो कि एक आदर्श वर्गीकरण को बताता है। सब कुछ हो गया। अब हमारा मेन पॉइंट यही है कि आखिर वर्गीकरण किया ही कैसे जाता है। वर्गीकरण का आधार क्या होता है, वर्गों में बांटना, गुणों बता दो, ये है क्या भला। तो जब भी वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण के पीछे कुछ विशेष बेस काम करता है, आधार काम करता है। उन आधार के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण के प्रमुखता 4 प्रमुख आधार है, 4 प्रमुख बेस है। जब भी आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, या तो उसको भौगोलिक के आधार पर, यानी कि स्थान के आधार पर, भौगोलिक वर्गीकरण मतलब स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, या फिर समय के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, जिसको समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं, या फिर उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण, जिसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्वालिटेटिव गुण के आधार पर 2 प्रकार वर्गीकरण होते हैं, एक साधारण गुण के आधार पर और एक बहुगुण के आधार पर। जहाँ पर बहुत सारे गुण होते हैं उनके लिए अलग वर्गीकरण किया जाता है, जहाँ पर एक साथ कई सारे गुणों को दिखाया जा सके। और या फिर संख्यात्मक आधार पर, यानी कि संख्या यानी कि अंकों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कैसे होता है, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आसान रहेगा हमें इस चीज़ को पढ़ने में। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण को बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जब आंकड़ों को स्थान के आधार पर बांटा जाता है, जैसे देश, राज्य, शहर, गांव, क्षेत्र,
महासागर, इन सब के आधार पर जब चीज़ों को, आंकड़ों को स्थान के आधार पर बांटा जाए, भौगोलिक एरिया के आधार पर बांटा जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? भौगोलिक वर्गीकरण। जैसे हमने जनसंख्या को बांटना है, और जनसंख्या को कैसे पढ़ सकते हैं? राज्यों के आधार पर कि किस राज्य की कितनी जनसंख्या है, या फिर जिले के आधार पर किस जिले की कितनी जनसंख्या है। तो जब स्थान को बेस बनाकर, केंद्र बनाकर आंकड़ों को बांटा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, बिहार की जनसंख्या कितनी है, उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है। अगर हम ये 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं, 2011 के आंकड़ों की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आंकड़ों को उसके आधार पर बांटा जाता है, किसके आधार पर? स्थान के आधार पर, उसको भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण है समय अनुसार वर्गीकरण, क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। मतलब जब आंकड़ों को समय के आधार पर बांटा जाए, समय जैसे महीने के हिसाब से, चाहे वर्ष के आधार पर, चाहे दिन के आधार पर, चाहे घंटे के आधार पर, मिनट के आधार पर, कोई भी हो, अगर आंकड़ों को बंटने का आधार समय है तो उसे समयानुसार वर्गीकरण यानी कि टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देश की जनसंख्या को दिखाया जा रहा है समय के आधार पर। 1991 में कितनी जनसंख्या थी, 2001 में कितनी जनसंख्या थी, और 2011 में कितनी। जब समय के आधार पर हम जनसंख्या को दिखाएंगे तो यही हमारी क्या होगी? समयानुसार वर्गीकरण होंगी, समय के आधार पर होगी। यहाँ पर वर्ष भी हो सकता है, यहाँ पर आप दिन भी रख सकती हो, यहाँ पर महीना भी रख सकती हो, लेकिन होना समय चाहिए। इसके बाद दूसरा होता है गुणात्मक वर्गीकरण। जब आंकड़ों के गुणों के आधार पर, स्थान हो गया, समय हो गया, अब आता है गुण। जब गुणों के आधार पर बांटा, गुण मतलब जैसे महिला पुरुष जेंडर लिंग हो गया, ठीक है ना, ये गुण हो गए। जैसे साक्षरता हो गई, वो गुण हो गए, ठीक है। जैसे खाने पीने के आधार पर हो गया, ठीक है। जैसे अमीर गरीब के आधार पर हो गया। अगर हम किसी विशिष्ट गुण के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। और गुणों के आधार पर जब बांटेंगे, ये दो वर्गों में बढ़ सकता है, एक साधारण और एक बहुगुण। साधारण मतलब जब केवल एक ही गुण को दिखा जाता है, और बहुगुण का मतलब जब एक से अधिक गुण होते हैं। चलो उसको भी मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वर्गीकरण। साधारण वर्गीकरण वह वर्गीकरण होता है जहां पर केवल एक गुण लिए जाते हैं। बहुपी गुण ऐसे होते हैं जहां पर एक जगह विद्यमान होता है, एक जगह नहीं, मतलब आपस में वो नेगेटिव होता है। जैसे हम बात करते हैं छात्र संख्या, क्या देखेंगे? छात्र संख्या की बात करेंगे तो छात्र संख्या को दर्शाएंगे, तो छात्रों की संख्या को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? जो वर्गीकरण करेंगे, कैसे आधार पर? जैसे बालक, तो दूसरा क्या हो जाएगा? बालिका, ठीक है। तो जब इस आधार पर बालक और बालिका को बांटेंगे कि किसी के यहाँ बालक और बालिका, मतलब 800 बालक है और 300 बालिका है, तो टोटल कितना हो गया? 1100। तो एक सिंगल गुण के आधार पर, लेकिन गुण इस प्रकार से होने चाहिए कि उपस्थिति अनुपस्थिति को बताता है, एक दूसरों के उल्टा बताता है। जैसे स्त्री है तो पुरुष होंगे, शिक्षित है तो अशिक्षित होंगे, विवाहित है तो अविवाहित होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको साधारण वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास एक से ज़्यादा गुण दे रखे होते हैं और उनको एक साथ वर्गीकरण करना होता है ताकि एक जैसे तरीके से हम पढ़ सकें आसानी से, हमें अलग अलग चीज़ों की जगह पर अलग अलग टेबल ना देखना पड़े। तो इसके अंतर्गत तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक से अधिक गुणों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं छात्रों की संख्या को दिखाना है। किसको दिखाना है? छात्रों की संख्या। तो कैसे दिखाएंगे वो देखिए। तो यहाँ हो गया छात्रों की संख्या, ठीक है। छात्रों की संख्या को दिखाना है तो उसके लिए हम दिखाएंगे, यहाँ पर हम लेंगे कक्षा, ठीक है। कक्षा हो गया। यहाँ पर हम दिखाएंगे किस को? सेक्शन को। जैसे यहाँ पर कक्षा में हो गया वाणिज्य और यहाँ पर हो गया विज्ञान वर्ग, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्या, ओके। जब वाणिज्य और विज्ञान लिखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे हम दो वर्ग लेंगे हम, और दो वर्ग। कौन से वर्ग लेंगे? यहाँ पर लेंगे हम बालिका और फिर लेंगे बालक। यहाँ पर भी सेम वही, बालिका और बालक। अब इसको बांटना है, ठीक है। कैसे? ये है कक्षा 11वीं के बच्चे और कक्षा 12वीं के बच्चे।
कक्षा 11 के वाणिज्य में है 20 बालिका और बालक है 24, विज्ञान में बालिका है 18 और बालक है 20। उसी तरह 12वीं की बात करते हैं, बालिका है 25 और बालक है 24, और विज्ञान वर्ग की बात करते हैं, बालिका है 20 और बालक है 25, और यहाँ पर उनका टोटल लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक साथ कक्षा को भी दर्शा दिया गया है, एक गुण तो ये हो गया। वाणिज्य यहाँ पर जो है वाणिज्य और विज्ञान को दिखाया गया है, मतलब यहाँ पर आपको स्ट्रीम शाखा भी दिखाई गई। शाखा के साथ साथ यहाँ पर क्या आ गया, लिंग भी बता दिया जा रहा है, तो उसके साथ साथ संख्या भी हो रही है। मतलब एक साथ कई सारे आंकड़ों को हमने एक ही डेटा में शो कर दिया है। तो ये जो वर्गीकरण होता है आंकड़ों का, जहाँ पर एक से ज़्यादा गुण के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, उसे बहुगुण तालिका के नाम, बहुगुण वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। और चौथा वर्गीकरण का तरीका होता है, इसको बोलते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण। मतलब जब आंकड़ों का वर्गीकरण अंकों के आधार पर होगा या फिर संख्या के आधार पर होगा, तो उसे संख्यात्मक या वर्गांतर वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अब आंकड़ों के हिसाब से कैसे, जैसे हम बात करेंगे छात्रों की संख्या, इसकी बात करेंगे, छात्रों की संख्या लेंगे, लेकिन हमारा जो बेस होगा बांटने का वो क्या होगा, यहाँ पर जो बेस होगा बांटने का वो है आयु। क्या होगा, आयु। जैसे 3 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक कितने बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर आयु किस में है, वर्ष में। और उस वर्ष से 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 10 वर्ष से लेके 15 वर्ष के कितने छात्र हैं, और फिर 15 वर्ष से लेके 18 वर्ष के कितने छात्र हैं। जब इस प्रकार से हम संख्या यानी कि आयु के आधार पर जो संख्यात्मक रूप प्रदान करता है, छात्रों की संख्या को बांटेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या चीज़, संख्यात्मक वर्गीकरण। ठीक है, ये होता हमारा संख्यात्मक वर्गीकरण। कोई डाउट है यहाँ पर, कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर तब भी है तो बेझिझक मुझे बताइए कि ये डाउट हो रहा है, कैसे किया जाए। बेसिकली मैं कुछ सोचता हूँ जो नोट्स आपको बना के मैंने दिया ये इनफ है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। फिर भी लगता है कोई थोड़ा बहुत रह गया है, जो डाउट है आपके मन में है, तो मुझे किसी भी तरह संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट्सअप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, तुरंत कर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू एंड बाय।